वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स, आज की कंपनी लॉ के सेशन में, और ये सेशन ऑफिशियली आपका लास्ट सेशन होगा। ठीक है, इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक मेजर टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको एक दूसरा डॉक्ट्राइन समझने की ज़रूरत है, जिसको मुझे लगता था कि मेन हेड में लाना चाहिए था। दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमेशा 24/7 पब्लिक डोमेन में क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। कोई भी पार्टी हो जो कि बिजनेस के साथ डील करने जा रही है, ट्रांजैक्शन करने जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, उस पार्टी को वो मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये एडवाइजेबल है। नहीं भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं कहता, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप चाहे तो उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाके एक नॉमिनल फी पे करके निकलवा लो और कागज में लेके पढ़ लो कि वो कंपनी किस चीज के लिए अलाउड है, किस चीज के लिए अलाउड नहीं है, वो कंपनी कैसे चलती है, वो कंपनी कैसे नहीं चलती है। स्टिल आप कुछ भी मत करो, स्टिल कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो हम कौन? लॉ और कंपनी ये प्रिज्यूम करेगी कि आपने मेमोरेंडम को पढ़ा है, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा है, और हर चीज को जानते समझते हुए, वैसी समझ जिस समझ से उस आर्टिकल और मेमोरेंडम में मैटर्स मेंशन की गई है, एग्जैक्टली ट्रू सेंस, आई एम यूजिंग द टर्म ट्रू सेंस में आपने उस चीज को समझा है, उसके बाद जाके आप उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो। दिस सेंस, दिस प्री अजम्पशन कि सामने वाले पार्टी को मेमोरेंडम और आर्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ही वो ये सारे काम कर रहा है, दिस सेंस, दिस प्री अजम्पशन इज कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। What? Constructive notice. And while assuming this sense, when someone applies or someone indulges in the transaction or with the dealing with company, then that concerned principle or legal principle is considered as doctrine of constructive notice. समझ में आया कि doctrine of constructive notice क्या है? वो मानना कि सामने वाले पार्टी को मेमोरेंडम और आर्टिकल के हर एक प्रोविजंस, हर एक क्लॉज का इंफॉर्मेशन है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी मानने का जो सेंस है, उसी को यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, मैं आपका मटेरियल रीड कर रहा, कोट कर रहा। ठीक है, Quote, Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make the record of the same or get a copy or extracts of any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fee। मतलब आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो। आगे कहता है, the memorandum and articles of association of a company when registered with registrar of companies become public document। तो इस लाइन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल को हमने पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट भी कहा था और अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है, मतलब दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, आगे कहता है, and they are available for inspection to any person on the payment of nominal fees। In other words, Section 399 confers the right of inspection to all। You need to underline, Section 399 क्या देता है? आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का अधिकार देता है। ठीक है, It is therefore the duty of every person, हर एक इंसान की क्या है? ये ड्यूटी है, dealing with a company to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions, but whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the document। मतलब भले ही वो बंदा पढ़े या ना पढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये मानेंगे कि आपने पढ़ा है और पढ़ के आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो इस केस में ये बताओ
कौन जाएगा, अग्रीव पार्टी कौन बनेगा, सामने वाला। कंपनी के तो भाई हो गए बल्ले बल्ले, तुम जानो ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमें फायदा लगा, हमने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड ठहरा, कंपनी पे बाइंड नहीं करेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस साफ साफ बोल देता है। तो भाई इस केस में तो नुकसान हो गया पार्टी को, तब तो भाई कंपनी कुछ भी कर ले, किसी को बिना पता चले वो हमेशा नुकसान में चला जाए। तो इस केस में याद रख लीजिएगा, इस सवाल का एक जवाब खोजा गया। वो जवाब था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि सामने वाली पार्टी को हर बात की जानकारी होनी चाहिए, उसको खुद खोजना पड़ेगा, उसको खुद खबर लेना होगा। अगर नहीं लिया, नहीं पता क्या, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इससे बचाता है, कहता है ऐसे भी तो मत किया करो ना यार, ठीक है। अब आपके कंपनी के इंटरनल मैटर में बार बार स्निफिंग तो नहीं करेगा कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि आपने अलाउ नहीं करा ना। आपके मैनेजमेंट के इंटरनल मैटर्स में वो इंडल्ज होगा क्या? नहीं होगा। क्या आप उसको अलाउ करेंगे? क्या नहीं करोगे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिन केसेस में उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती है, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो उसको दिक्कत होगी। तो देखो आगे कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। The doctrine of indoor management is the exception to the doctrine of constructive notice. The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. मतलब यहाँ पे बार बार कहता है कि किसी भी सेंस में हम ये मान लेते हैं, जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि हम ये मानेंगे कि सामने वाले पार्टी को हर चीज की जानकारी है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है, for instance, if an act is authorized by the article or memorandum, an outsider is entitled to assume that all dealing formalities for doing the act have been observed. मतलब अगर यहाँ पे कोई काम आर्टिकल में अलाउ किया गया है, ठीक है, तो हम ये नहीं समझेंगे बीइंग आउटसाइडर कि अगर कंपनी का ये काम आर्टिकल में अलाउ किया गया तो कंपनी वो सारे काम कर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखना, कंपनी एक ज़मीन का कागज़, एक ज़मीन मुझे बेच रही, मैं आउटसाइडर हूँ, कंपनी एक लैंड मुझे बेच रही, मैं आउटसाइडर हूँ, ठीक है। अब कंपनी के आर्टिकल में भी, मेमोरेंडम में भी, सब जगह लिखा हुआ है कि हाँ जी कंपनी ये काम कर सकती है, ठीक है। मैंने भी देखा हाँ जी कंपनी से हम असद खरीद सकते हैं, हम कंपनी से खरीद रहे हैं, काम खत्म। लेकिन पता चला है बाद में जाके हमें पता चला कि कंपनी ने उस ज़मीन पे जो टैक्स देना था वो पिछले कई साल से नहीं दिया। ये बताओ मैं कैसे पता करूंगा? नहीं लगता कि मुझे नुकसान होगा, ठीक है। अब मैं कोर्ट पे जाऊंगा, कोर्ट कहे कि आपको तो पता कर लेना चाहिए था कि टैक्स उस पर पेड है कि नहीं पेड है। मैं क्या कहूँगा? सर मैं ये पता करूं कि कंपनी कोई काम अलाउड है कि नहीं अलाउड है, और मैं उसमें ये भी पता करूं कि कंपनी उस काम में इरेगुलर है या रेगुलर है। ऐसे तो फिर नहीं होगा। हम कैसे पता करते बताइए? हम टैक्स डिपार्टमेंट पे जाएंगे तो क्या टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ करेगी? नहीं करेगी। क्या मुझे ये समझना चाहिए कि मैं उनसे पूछ लूँ कि टैक्स पे हुआ कि नहीं पे हुआ? बिकॉज टैक्स पेमेंट एक लीगल ऑब्लिगेशन है और कंपनी उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रही है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। यही है इंडोर मैनेजमेंट, मतलब हर चीज़ की जानकारी मुझे हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर चीज़ की जानकारी हो कौन कहता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जरूरी नहीं भी हो ये कौन कहता है? इंडोर मैनेजमेंट। देखो एक लैंडमार्क केस था, ठीक है। Mr. Trucon was the official manager of the insolvent Cameron's Coal Book Steam Coal and Swansea and Lahore Railway Company, whatever, ठीक है। देखो भाई एक बंदा है जो एक कंपनी का ऑफिशियल मैनेजर एज अ लिक्विडेटर, जो कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। क्या हो चुकी? कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उसका लिक्विडेटर है, उसको लिक्विडेट करने के प्रोसेस में उसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई। उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 में। कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड ऑफ 2000 यूरोज टू रॉयल ब्रिटिश बैंक। समझिएगा यही ट्रांजैक्शन था, ठीक है।
the company had given a bond for 2000 euros to the Royal British Bank, which secured the company's drawing on its current account. The bond was under the company's seal, signed by 2 directors and the secretary. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, that's called Article of Association, directors only had the power to borrow up to amount authorized by company resolution. A resolution has been passed but not specifying how much directors could borrow. केस समझिएगा, एक कंपनी थी, ठीक है, जिस कंपनी ने उधार लिया किसी बैंक से, कितने का बॉन्ड था? 2000 यूरोस का बॉन्ड था। अब जब कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो वो बैंक मांगने आएगा ना पैसा, भाई मेरा पैसा दो तुम, ठीक है। तो जब पैसे देने की बात आई तो उन्होंने पता है क्या कहा कि अरे डायरेक्टर्स को तो अलाउ नहीं किया गया पहले तो उधार लेने से, ठीक है, लेकिन उधार लेने को अलाउ तब किया गया जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये पावर ले, ठीक है। उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो कर लिया लेकिन अमाउंट भी स्पेसिफाई होना चाहिए था। कितने का लोन लिया? 2000 यूरोस का, ठीक है, पावर था, हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवा के पावर था, रेजोल्यूशन पास भी हो गया, लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट था, ये आपको जानना चाहिए था। ये उन्होंने कहा कि जो बैंक है ना, जिस बैंक का नाम क्या है, रॉयल ब्रिटिश बैंक, उस पर उन्होंने जिम्मेदारी थोप दी कि रॉयल ब्रिटिश बैंक को जानना चाहिए था कि डायरेक्टर्स को अलाउड किया गया नहीं किया गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, उसमें 2000 यूरोस के लिए क्लियरेंस मिली कि नहीं मिली, तब उनको देना चाहिए था। पहले उन्होंने क्यों दे दिया? उनको नहीं देना चाहिए था। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक का है, अच्छा हमारा पैसा भी गया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, तुमको देख के पैसा देना चाहिए था। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा हमें ये पता था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर रही है लोन लेने को, लेकिन आपने कहा कि अमाउंट वहां पे तय होगा तो हम नहीं तय करेंगे ना, वो आपको तय करना चाहिए था ना। तो हम तो ये मानेंगे ना कि 2000 यूरोस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको अलाउ किया गया, तभी तो आपने मुझसे लिया, अदरवाइज आपने मुझसे लिया कैसे? आगे देखो, कहता है केस में क्या डिसीजन आता है, कहता है हेल्प it was decided that the bond was valid, मतलब कंपनी को भैया पे करना पड़ेगा। आगे कहता है so the Royal British Bank could enforce the terms. He said the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolutions allowed. Article of association were registered with company's house, so there was constructive notice, but bank could not be deemed, you need to mark, bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because they were not registerable. The bond was valid because there was no requirement to look into the internal workings. कंपनी के अंदरूनी मामलों में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी के कागजात को देखिए, यही काफ़ी है। This is the indoor management rule that companies' internal affairs are companies' problem. It's not a problem of outsiders at all. आपके अंदर की बातें आप जाने, हम आर्टिकल में लिखी हुई बस देखेंगे, हम मेमोरेंडम में बस लिखी हुई चीज़ें देखेंगे, बाकी हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलिए, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कहता है thus you will notice that the aforementioned rule of doctrine of indoor management is important to person dealing with company through its directors or other persons. They are entitled to assume that the acts of the directors or other officers of the company are validly performed if they are within the scope of their apparent authority, so long as the act is valid under the article, if done in a particular manner
manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in a manner required. एक और बात है कि ठीक है, एक तो काम के साथ साथ एक और बात, वो बात क्या कि वो काम कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स को अलाउ किया गया है या मेंबर्स को अलाउ किया गया है। तो जो सामने वाला बंदा है वो तो मान लेगा ना कि हाँ जी अगर आप ये काम कर रहे हो तो इस एक्ट के पर्व्यू में करो और आपको अलाउ किया गया है। तो ये भी अज्यूम होता है कि जो बंदा परफॉर्म कर रहा है अपने एपरेंट अथॉरिटी से परफॉर्म कर रहा है। क्लियर क्या? रिकॉर्ड करना चाहिए, जितना है उतना है।